नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के सबनपुर पंचायत अंतर्गत मंडलाडीही और आहरडीही के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण का शिलान्यास किया। लंबे समय से प्रतीक्षित ये परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार और खेती किसानी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के समय मेरी गाड़ी इसी जोरिया में फंस गई थी और मैंने पुल निर्माण का वादा किया था। आज वह वादा पूरा हो रहा है। आज जामताड़ा जिला की आज ऐतिहासिक दिन है। आज हम देख सकते हैं जन सैलाब गवाह है इरफान अंसारी। हमको सर्टिफिकेट देना होगा क्या बताइए। जब तक कैसे पागलों की तरह इरफान अंसारी को चाहती है, देख लीजिए आप। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या ओबीसी, हमारा सारे वर्ग यहाँ है। यही मेरी पूंजी है। मैं काम से लोगों के दिलों में जगह बनाया हूँ। आज आप देखिए शिमला से लतार से महत्वपूर्ण पुल था। जब है चुनाव जीता था पहली बार मेरी गाड़ी फंस गई थी। बहुत टेक्निकल बातें था यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर झारखंड जन अधिकार महासभा ने प्रेस वार्ता की है। सभा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पुलिसिया दमन और फर्जी मुठभेड़ों के मामले बढ़ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निर्दोष लोगों पर गलत तरीके से केस दर्ज किया जा रहा है। महासभा ने ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग ये पूरा जो महीना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में शुरू हो गया है समझिए। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ही आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से सभी का स्वागत है। और झारखंड जनाधिकार महासभा जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये करीब 35 संगठनों का एक संगठन है, जन संगठनों का एक संगठन है। और ये मुख्यतः लोकतांत्रिक अधिकारों को लेके, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके काम करती है। और ये पिछले साल भर में कई फैक्ट फाइंडिंग किए हमारे टीम के लोगों ने। तो उन्हीं सभी जो एक तरह से देखा जाए मानव अधिकार का उल्लंघन के ज्यादातर मामले जो रहे हैं, उन सभी को एक तरह से समेकित करके आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज हम लोग हमारे परिचय में बताया कि आज मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किए हैं। आज जो झारखंड के विभिन्न कोने में जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिस तरह आप लोगों ने गोड्डा में जो आप लोग देखे सूर्य नारायण हाजरा जी का, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और लोगों का हित के लिए लड़ाई लड़ते थे। वहाँ का जो कंपनी है उनके साथ लड़ाई लड़ते थे। उनका बहुत सारे केसेस है, लेकिन वो माओवादी। साहेबगंज में पशुपालन की 3 बीघा 1 कट्ठा 7 धुर जमीन को कब्जा मुक्त करने का काम जारी है, जहां उपायुक्त के निर्देश अनुसार अतिक्रमित जमीन की नापी की गई है। चूना लगाकर बाउंड्री वॉल के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जल्द ही पशुओं का रखरखाव और इलाज शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे जिला पशुपालन पदाधिकारी साहेबगंज का कार्यालय है और जिला पशुपालन पदाधिकारी का टोटल जो एरिया है वो 3 बीघा 1 कट्ठा 8 धूर जमीन था, जो कि कुछ एरिया खुला हुआ था, जिसमें कुछ अगल बगल के लोगों के द्वारा इंक्रोच किया जा रहा था। तो उपायुक्त महोदय के आदेश से हम लोग इसको जांच करने आए और इसका जो भी एरिया है उसका सीमांकन करवाया गया। साथ ही जो भी वहाँ पे बाउंड्री करना है उसके लिए हम लोग ने सीमांकन कर दिया है। अभी यहाँ पे जिन लोगों को बंदोबस्ती दिया गया है उसको छोड़ के हम लोग 3 बीघा 1 कट्ठा 8 धूर जमीन इन लोग को निकाल के देना है और दे दिए हैं हम लोग। और आगे किसी प्रकार का इंक्रोच ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण करने के लिए। बोकारो इस्पात प्रबंधन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने विरोध जता दिया है। दुकानदारों का कहना है कि बेकसूर दुकानदारों के पेट पर लात मारी जा रही है। प्रबंधन को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं उप महाप्रबंधक लेफ्टिनेंट राजेंद्र शेखावत ने कहा कि सभी को अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। मुझे जो विभाग से आदेश मिला है, मैं और मेरी टीम उसका पालन कर रही है। बीएसएल के आवास में दुकान बना रखे हैं। बीएसएल के घरों में कुत्ते हैं, वो भी हमने पकड़े, वो भी बाहर निकाले हैं।
और बताइए, लेकिन अच्छा, आज किस किस को निकालो एक वापस डूब जाता है ना, आज तो फिर निकाला जा रहा है। आज का जिस विरोध देखने को मिल रहा है, विरोध तो जिसका जो भाई जिसकी रोजी रोटी गई, जितने सालों से वो रह रहा था, अगर उसको लगता है उसके प्रति अन्याय हुआ है, उसके कागज को नहीं देखा गया है, वो चीज तो हमारी इलेक्शन के टीम गए तो उसमें नहीं आती। कमेटी बैठी वो डिसाइड करेगी। हमारी इलेक्शन कमेटी ने जो डिसाइड किया था उस हिसाब से चला है। इसमें कि ये तो है नहीं कि मेरे कोई सगा है उसको छोड़ दिया या मेरा कोई दुश्मन है उसको तोड़ दिया, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अभी भी चलेगा, कई दिन ये तो चलेगा। 3 दिन का ड्राइव चलता रहेगा और डायनामिक की नेचर है। परिस्थितियां बताती है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। धुंधीबाग में भी 3 दिन का ड्राइव था, एक दिन सही चला है, बाद में जब आया है तो उसका प्लान भी चेंज किया गया। अब तक कितना दुकानों कोडरमा जिला के डोमचांच अंतर्गत फुलवरिया पंचायत के बीघा गांव में मां दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार नवनिर्माण जारी है। इसको लेकर चल रहे 3 दिवसीय पूजन कार्यक्रम का अब समापन हो चुका है। पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नए मंदिर बनाने का काम अब जल्द ही शुरू होगा। पंडित जी के नियम के अनुसार पूजा अर्चना किए और माता रानी को वहां से उठाकर यहाँ के शिव मंदिर में रखे हैं। और हम लोग का एगो सपना है पूरा बीघा का और फुलवरिया पंचायत ग्राम बीघा का कि हम लोग बहुत अच्छे से बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे, ये हम लोग सपना रखे हैं। प्रधान बिल्कुल कृषि पर ही आधारित है और जो हमारा जो मंदिर है वो हमारे बुजुर्गों ने 60 के दशक में ही इसकी स्थापना किए थे। वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। तो सभी लोगों के मन में आया कि नहीं, इसका भव्य और सुंदर इसको बनाया जाए। इसलिए हम लोग 3 दिन से लगे हुए हैं। इसमें भक्ति की गंगा का बहार बहा हुआ है। सभी लोग उसमें आनंदमय से लेकर के और हम लोग यहाँ तक संपन्न। अपने गांव के सभी देवी देवता को हृदय से प्रणाम करता हूं और अपने अपने पूर्वजों को, माता पिता को हृदय से प्रणाम करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि बीघा गांव फुलवरिया पंचायत अंतर्गत एक गांव है जो कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि प्रधान गांव के रूप में जाने जाते हैं। हमारे गार्जियनों ने 1968 और 70 के बीच इनका निर्माण शुरू किए थे। परिस्थिति बस धीरे धीरे कार्य पूरा हुआ, जो कि पुराना मॉडल से था और बहुत जगह पानी लीक कर रहा था, मंदिर में पानी छू रहा था और ये सफेद गिट्टी से बना हुआ था। लोगों के मन में, गांव के मन में ये भाव जगी, खास करके युवा वर्गों का, कि नहीं मंदिर को पुनः बनाना चाहिए। ये सर आज तो मां को उठाया गया है। प्रयास में हम लोग हैं कि परसों से यानी कि शुक्रवार से ही हम लोग काम प्रारंभ करने के पक्ष में हैं। हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 8 से 11 दिसंबर तक झारखंड वर्सेस केरल के बीच होने वाले ऐतिहासिक मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्टेडियम में नए टर्फ विकेट, प्रैक्टिस विकेट, साइड स्क्रीन विस्तार, वीडियो प्लेटफॉर्म और थर्ड एम्पायर वीडियो विश्लेषण प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। पवेलियन में ड्रेसिंग रूम, मेडिकल सुविधा और अंपायरों के लिए विशेष कमरे बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साधना प्लस के संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और सदस्य से बातचीत की। सुनिए आखिर उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और पहली बार ऐसा मौका हजारीबाग को बीसीसीआई ने मेजबानी करने का दिया है कि 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 4 दिनों का मैच झारखंड और केरला के बीच हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड संजय सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। कैसी क्या तैयारियां हो रही है, हमारे साथ हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव बंटी जी है। पहले बंटी जी से बात करना चाहेंगे। बंटी जी, सबसे पहले तो सामना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आगामी मैचों के लिए, व्यवस्थाओं की कैसी क्या तैयारियां चल रही है? 2016 से हम लोग इस ग्राउंड को तैयार करने में हम लोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो अभी सांसद मनीष भैया, बहुत प्रयास के बाद पहला दिन से टारगेट था कि इस मैदान को इतने ढंग से बनाना है कि यहाँ पर एक राज्य स्तरीय बोर्ड मैच हम लोग ले सके। उस साल 10 साल काम करते करते यहाँ तक हम लोग आज पहुंचे हैं और हम लोग को एक सिंगल विजिट में बीसीसीआई का हम लोग को क्लियरेंस मिल गया और मैच 8 तारीख से 11 तक है। इसमें आपको बेसिकली आप ग्राउंड देख रहे हैं, जो भी साइड स्क्रीन है, डगआउट है और पेवेलियन का काम है, सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों टीम, एक इंटरनेशनल, बीसीसीआई की फुल टीम और झारखंड टीम जो वहां रुकेगी और आनंद विहार में केरल की टीम को स्टे है। 2 प्रैक्टिस सेशन है, 6 और 7, दोनों टीम का आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो दोनों प्रैक्टिस सेशन का हम लोग जगह दिए हुए हैं।
इस डिजिटलाइजेशन युग में साइबर फ्रॉड करने वाले लोग अब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लोगों से रुपए ठगने और डराने धमकाने के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कोडरमा जिले के डोमचांच के रहने वाले वसंत मेहता के साथ हुआ, जहां उनको फोन आया। साइबर ठग ने अपने आप को मुंबई पुलिस कमिश्नर बताया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान उनसे रुपए ठगने की कोशिश की गई, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया। कोडरमा के डोमचांच से हमारे साथ वसंत मेहता जी है। उनके साथ भी साइबर ठगों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर बताया और फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए इन्हें 5 घंटे तकरीबन डिजिटल अरेस्टिंग कर पूरे परिवार को रखा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मामला है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। 10:32 में कॉल आया। उस कॉल के माध्यम से बताया गया कि हम दूरसंचार विभाग से बोल रहे हैं और जो नंबर आप चला रहे हैं किनके नाम से चल रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं। हमने उनको स्पष्ट कहा कि नंबर हमारे नंबर से है और हम खुद चला रहे हैं। हमसे नाम पूछा गया, हम नाम बताएं। उन्होंने बताया कि एक नंबर और आपके नाम से मुंबई में चल रहा है, जावेद असुली अवैध विज्ञापन कई कांडों में सम्मिलित है। आपने बम्बई कब गया था? हमने कहा कि बम्बई मैं आज तक कभी गया ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि बम्बई ब्लास्ट, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ घटनाएं को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपसे नाम से सिम चल रहा है और उस सिम का डिजिटल नंबर बताया, लास्ट में लिख करके व्हाट्सएप भी किया। देवघर पुलिस को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय क्रूड ऑयल चोरी करने वाला गिरोह बड़े स्तर पर पाइपलाइन से तेल निकालने की योजना बना रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान कब्जे से कई मोबाइल फोन, मल्टीमीडिया डिवाइस और चोरी की गतिविधि से जुड़े तमाम वीडियोज बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं जो क्रूड ऑयल को चोरी करने को लेकर के पाइपलाइन से एक होटल में रुके हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन है तो थाना प्रभारी जसजी के नेतृत्व में एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित किया गया था। सूचना के सत्यापन है तो जो है होटल मयंक में छापामारी की गई तो 5 संदिग्ध व्यक्ति मिले। 5 संदिग्ध व्यक्ति से जब इनसे पूछताछ किया गया टीम के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है बताया गया कि ये इंटर स्टेट जो है तेल चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनका उद्देश्य था कि जो जयश्री और देवघर में जितने भी पाइपलाइन हैं इनसे तेल चोरी करता था। बोकारो पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के तहत चलाए जा रहे अभियान में 3 शातिर चोर दबोच लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 3 बाइक सवार को पकड़ा। ये चोर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। कल जो है दिनांक 2 दिसंबर को एंटी क्राइम चेकिंग हमने लगवाई हुई थी। थाना प्रभारी के स्तर से चेकिंग किया जा रहा था गांधीनगर ओपी एरिया में, और वहाँ के जो थाना के सब इंस्पेक्टर हैं विल्फ्रेड लकड़ा, वही उस एंटी क्राइम चेकिंग को लीड कर रहे थे। तो उसी दौरान देखा कि 2 बाइक्स जो है जिनपे सवार 3 व्यक्ति आ रहे हैं, उनको जब चेकिंग के लिए रोकने के लिए बोला तो वो मौका का फायदा उठा के तेज स्पीड से जो है रैशली ड्राइव करके भागने का प्रयास किया। तो वहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी और जो हमारा बल था उसके सहयोग से उसको रोका गया। रोकने के बाद जब उनसे पूछताछ किया और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ हम जो है क्यों भागे, क्योंकि हम चोरी का सामान जो है लेकर भाग रहे थे। ये बाइक जो है चोरी की है और हम लोग जो है क्या करते हैं, ये लोग नंबर प्लेट अलग अलग लगा के बाइक्स में, ताकि पता न चले कि कौन सी बाइक से आए हैं और कौन सी से गए हैं। तो ये जाके जो लोग जैसे ज्वेलरी की दुकान सुबह खोलने के लिए सामान लेके आते हैं अपने घर से, ज्वेलरी की दुकान खोलने से पहले, या बैंक से कैश निकाल के निकल रहे हैं, उस तरह के लोग, उस तरह के लोगों को ये तुरंत जो है मौके का फायदा उठा के झपट्टा पार के और सामान लेके भाग जाते हैं। देवघर के सरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दलदली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल ई रिक्शा अनियंत्रित हो गया, रास्ते में पलट गया, जिससे ई रिक्शा में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की ओर से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
अच्छा, टोटल कैसे पलट गया? गाड़ी साइड कर रहा तो वही गड्ढा गिरा दिया। कहाँ पर, कौन जगह? जल्दी से के आगे है घर। आपका घर कहाँ हुआ? जी। आपका नाम? दिनेश मान। कहाँ जा रहे थे? अपना घर जा रहे थे। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में पंचमाधव गांगटाही पुल के पास 4 लेन सड़क पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बिहार में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे परिवार का कार में सवार हुए तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गिरिडीह से देवघर आते समय 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। वाहन में सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई। जल्द से जल्द दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घायल पत्नी को एम्स में रेफर किया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि गिरिडीह से देवघर आते समय 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हुई है। वाहन में सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई। जल्द से जल्द दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं पत्नी घायल बताई जा रही है। एम्स में पत्नी को रेफर किया गया है, जहां पत्नी की हालत बेहद नाजुक है। आपको जानकारी दे दें कि गिरिडीह से देवघर आते समय ये सड़क हादसा हुआ। 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत, एक घायल। घायल का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। बताते चले कि 2 वाहनों की जोरदार टक्कर के चलते यहां पर ये हादसा हुआ है। जल्द से जल्द दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी कि एक वाहन में सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुई। जल्द से जल्द दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पति को तो मृत घोषित कर दिया, लेकिन पत्नी को एम्स में रेफर कर दिया गया है। पत्नी बेहद घायल बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। 2 वाहनों की जोरदार टक्कर के चलते ये गंभीर हादसा जो हुआ है वह यहां पर घटित होता नजर आया है। गिरिडीह से देवघर जाते समय 2 वाहनों की टक्कर हुई। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पत्नी की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। पत्नी को एम्स में रेफर कर दिया गया है। ताज शेख रहने वाले गिरिडीह का। गिरिडीह में कहाँ? गिरिडीह गांडे क्षेत्र सुरसप्पा गांव। मेरा ससुर थे। कहाँ आ रहे थे? यहीं पे मेरा ही आ रहे थे। आपका यहाँ कहाँ? मेरा घर यहाँ सत्संगेट बेलाबगन हिरना। हमारे यहीं मेरा नाम MD मुअज्जम खान। घटना कहाँ घटी? हम लोग को अचानक मेरा सरहज बड़ी वाली सरहज फोन की, बोला जो इस तरह गुड़े थाना से फोन आया है, अब्बा अम्मा का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग बोल रहा वहाँ पे कि आप लोग सदर अस्पताल पहुँच जाइए। वहाँ पे ही रेफर किया है, बहुत गंभीर चोट लगा है, आप लोग जल्दी आइए। अम्बा थाना के अंतर्गत सरपत्ता में ये घटना घटी है और 4 व्हीलर के साथ जो है ये घटी है, जिसमें अभी जो लाए हैं और एक उनके साथ एक महिला थी, उनको 108 वाला उठा करके ले गया, एम्स में ले गया। अब यहाँ और एक की अब इनको अब जब तक कंफर्म नहीं होगा, डॉक्टर साहब नहीं जब तक घोषित करते हैं तो हम कैसे मैंने घायल अवस्था में घायल अवस्था में उसको। शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार ASI बुढ़े थाना। ये रहने वाले कहाँ के डिटेल है? ये अभी गिरिडीह गांडे क्षेत्र। ठीक। ऐसे तो सनातन धर्म के मुताबिक पिता को अग्नि उसके बड़े पुत्र ही देते आए हैं। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि बेटी की ओर से पिता को अग्नि दी गई, लेकिन अब मामला एक ऐसा सामने आ चुका है कि बहू ने अपने ससुर को अग्नि दी है। दोनों बेटे होने के बावजूद भी बहू ने बेटी होने का फर्ज निभाया, अपने ससुर का अंतिम संस्कार किया। बीमारी के चलते 88 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन किसी कारणवश परिवार से कोई भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाया। तो वहीं बहू ने मौजूद होकर अपने ससुर को आखिरी विदाई दी।
आपको बता दें कि यहाँ पर बहू ने ससुर का अंतिम संस्कार किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन बहू बेटी होने का फर्ज निभाती नजर आ रही है। सनातन धर्म के उसूलों के अनुसार पिता को हमेशा बड़े पुत्र अग्नि देते हैं, लेकिन यहां बेटी ने वो फर्ज निभाया है। बेटी का फर्ज निभाकर विधवा बहू ने अपने ससुर को अग्नि दी है। दोनों बेटे होने के बावजूद भी बहू ने बेटी होने का फर्ज निभाया, अपने ससुर का अंतिम संस्कार किया। बीमारी के चलते 88 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन किसी कारणवश परिवार से कोई भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच सका। तो वहीं बहू ने बेटी होने का फर्ज निभाया है, अपने ससुर को आखिरी विदाई दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से यहां बहू बेटी होने का फर्ज निभाती नजर आ रही हैं, ससुर को आखिरी विदाई देती नजर आ रही हैं। ये बेहद भावनात्मक पल है, सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यहां पर बहू अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही हैं। बताते चलें कि बीमारी के चलते 88 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। कारणवश कुछ हालात ऐसे रहे कि परिवार से कोई भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाया। तो वहीं बहू ने अपना फर्ज निभाया, अपने ससुर को आखिरी विदाई दी। मेरे हस्बैंड 14 में डेथ हुआ था। उसके बाद उस समय इनके बड़े भाई दाह संस्कार नहीं किए, इनके पिताजी किए थे। और आज जो है सो इनका बड़ा बेटा मना कर दिया कि नहीं हम करेंगे। तो उसी में हम छोटे बेटे का पत्नी है, तो स्वाभाविक है कि ये कर्तव्य हम ही को करना है। और हम ये कर्तव्य शादी के बाद से ही साथ में रह के और आज तक करते आए हैं। मेरी 2 बेटी है, तो बाहर है। और आपका बेटा भी तो होगा ना? नहीं, बेटा नहीं है, 2 बेटी। अच्छा, क्या रीजन रहा जो बड़ा बेटा नहीं आग देना चाहते हैं? पारिवारिक मामला था ये झगड़ा? वो कभी मतलब कितना 1998 से जो है सो घर में साथ में नहीं रह रहे थे। आपको बताते चले कि यहाँ पर बहू ने अपने ससुर का अंतिम संस्कार किया है। ये खबर बोकारो से सामने आ रही है। जिस तरह से सनातन धर्म के असूल ये बताते हैं कि हमेशा अपने घर के बड़ों को या फिर घर के बुजुर्ग की मृत्यु पर पिता को अग्नि हमेशा बड़े पुत्र देते हैं, लेकिन यहां पर वो फर्ज बहू ने निभाया है। बेटी होने का फर्ज बहू ने निभाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ससुर को आखिरी विदाई देती घर की बहू नजर आ रही है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।